हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल टारगेट एग्जाम ओनली में। आज की क्लास में हम डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर के साइंस विषय के महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्नों को देखेंगे जो पेपर में छपने वाले प्रश्न होंगे। कौन से होंगे जो पेपर में छपने वाले प्रश्न होंगे? ये सभी क्वेश्चन जो होंगे वो हमारे राजन सीरीज से होंगे। राजन सीरीज़ आपको पता ही होगा कि काफ़ी इम्पॉर्टेंट है और एग्ज़ाम में जो पेपर बनता है वो ज़्यादातर इसी से आपको देखने को मिलता है। तो आज हमारा जो टारगेट है वो राजन सीरीज़ को कंप्लीट करना है और ये हमारा पार्ट 1 है जिसमें हम बहुविकल्पीय प्रश्न देखेंगे और इनकी संख्या कितनी होगी? बहुविकल्पीय प्रश्नों की संख्या हमारी होगी 50। ठीक है, 50 है हमारी बहुविकल्पीय प्रश्नों की संख्या। और आपको कमेंट बॉक्स में मुझे ये बताना होगा कि आपका कितना स्कोर रहा, आपका 50 में से कितना स्कोर रहा, ये आप हमको बताएं। ठीक है, तो शुरू करते हैं हम अपनी क्लास। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लिया करें और बेल आइकन को प्रेस कर लिया करें जिससे आपको हमारी क्लासेस के टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन मिल सके। तो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है जूल मात्रक है। पहला क्वेश्चन है जूल मात्रक है। ये आप देख सकते हैं कि 2020 में आया हुआ एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कैसा क्वेश्चन है? एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो जूल मात्रक है किसका? तो कार्य और ऊर्जा दोनों का मात्रक है। जूल मात्रक कार्य और ऊर्जा दोनों का है। तो कार्य को हम किससे डिनोट करते हैं? कार्य को करते हैं हम W से डिनोट, जबकि ऊर्जा को हम डिनोट करते हैं एनर्जी यानी कि E से। ठीक है, तो सही आंसर हो गया हमारा ऑप्शन नंबर सी, कार्य और ऊर्जा दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। रवि की फसल है। रवि की फसल है। आंसर देखने से पहले सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि रवि की फसल कौन से महीने में बोई जाती हैं और कौन कौन सी होती हैं। इसके कुछ और एग्जाम्पल भी हम देख लेते हैं। तो रवि की फसल जो होती है वो अक्टूबर से नवंबर के माह में, अक्टूबर से नवंबर के माह में बोई जाती है। कब बोई जाती है? अक्टूबर से नवंबर के माह में ये बोई जाती है। और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी, चना। और इसकी और भी हम एग्जाम्पल देख लेते हैं, और एग्जाम्पल देख लेते हैं कि रबी की फसल और कौन कौन सी होती है। जैसे चना है, मटर है, सरसों, आलू, जौ, ये सभी क्या हैं? ये सभी हमारी रबी की फसलें हैं। कौन सी फसलें हैं? रबी की फसलें हैं। पेपर में अभी ये पूछ लिया कि रबी की फसल क्या है। अगर यहाँ पे ऑप्शन में चना ना होकर मटर होता या फिर सरसों होता या आलू होता तो आप कैसे बता पाते? इसीलिए मैंने आपको कुछ और एग्जाम्पल बता दिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। चंद्र ग्रहण की घटना होती है। चंद्र ग्रहण की घटना होती है, तो सही आंसर हो जाएगा चंद्र ग्रहण की घटना पूर्णिमा के दिन होती है। कब होती है? पूर्णिमा के दिन होती है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अब देख लेते हैं हम डायग्राम में कि कैसे घटनाएं होती हैं। ठीक है, डायग्राम में ये हमारा ऊपर वाला है हमारा चंद्र ग्रहण और नीचे है हमारा सूर्य ग्रहण। चंद्र ग्रहण में जब सूर्य जो होता है वो चंद्र ग्रहण में सूर्य और चंद्रमा के बीच, चंद्र ग्रहण में सूर्य और चंद्रमा के बीच क्या आ जाता है? पृथ्वी आ जाती है। क्या आ जाता है? सन और अर्थ के बीच, सॉरी, जब सन और मून के बीच क्या आ जाता है? अर्थ आ जाता है। तो इसे हम क्या कह सकते हैं? इसे हम चंद्र ग्रहण की घटना कहते हैं। और यह सदैव पूर्णिमा के दिन होती है। कब होती है? ये पूर्णिमा के दिन होती है। कब होती है? पूर्णिमा के दिन होती है। इसी प्रकार से नेक्स्ट देखते हैं सूर्य ग्रहण। सूर्य ग्रहण में क्या होता है? जब सूर्य और पृथ्वी के मध्य क्या आ जाता है? चंद्रमा आ जाता है। जब सूर्य और पृथ्वी के मध्य क्या आ जाता है? मून आ जाता है, यानी कि चंद्रमा आया। चित्र में आप देख सकते हैं कि जब सूर्य और पृथ्वी के मध्य चंद्रमा आ जाता है तो इस घटना को हम क्या कहते हैं? तो इस घटना को हम सूर्य ग्रहण की घटना कहते हैं। और यह सदैव अमावस्या के दिन होती है। कब होती है? अमावस्या के दिन, अमावस्या के दिन होती है। ठीक है, अमावस्या के दिन होती है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। डीपीटी के टीके से बचाव होता है। डीपीटी के टीके से बचाव होता है, तो सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर डी। आप अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि आपका क्या स्कोर रहा 50 में से। ठीक है, डीपीटी के टीके का बचाव डिप्थीरिया का, काली खांसी तथा टिटेनस, इन तीनों से बचाव किया जाता है।
डीपीटी के टीके से बचाव डिप्थीरिया, काली खांसी तथा टिटेनस तीनों से किया जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। CaSO4 में Ca की संयोजकता होती है। CaSO4 में Ca की संयोजकता होती है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी +2। कैसे होगी ये हम जान लेते हैं। जब CaSO4 को जब हम तोड़ते हैं या ब्रेक करते हैं तब Ca2+ और SO4 -2 में टूटता है। ठीक है, तो ये ऊपर जो हमारी होती है ये हमारी क्या होती है, ये हमारी होती है संयोजकता। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी +2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। कीटनाशक दवाओं के प्रयोग से वृद्धि होती है। कीटनाशक दवाओं के प्रयोग से वृद्धि होती है, तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, रोगाणु प्रतिरोधक में। किसमें? रोगाणु प्रतिरोधक में। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। खरीफ की फसलें होती हैं, तो खरीफ की फसलें कौन कौन सी होती हैं सबसे पहले हम ये जान लेते हैं, और कौन से माह में हम खरीफ की फसलों की बुवाई करते हैं। तो जून और जुलाई के माह में, जून और जुलाई के माह में हम खरीफ की फसलों की क्या करते हैं, बुवाई करते हैं। इसके कुछ उदाहरण जो हैं वो हैं चावल, इसके कुछ उदाहरण अभी हम देख लेते हैं यहाँ पे। चावल, ज्वार, मक्का, कपास, गन्ना तथा जूट। ये सभी किसके उदाहरण हैं? ये सभी हमारे खरीफ की फसलों के उदाहरण हैं। तो इसमें आप पहचान सकते हैं कि सही आंसर क्या हो सकता है। तो सही आंसर हो जाएगा चावल यानी कि धान, ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो खरीफ की फसलें कौन सी होती हैं? धान की फसल यानी कि चावल की फसल होती है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। हैरो खेत से निकालने का काम करता है। हैरो खेत से निकालने के काम आता है, तो क्या निकालने के काम आता है? तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। हैरो के द्वारा हम खरपतवार निकालते हैं। क्या निकालते हैं? खरपतवार, जिसको हम क्या कहते हैं? खरपतवार कहते हैं। तो ऑप्शन ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। डिवलर से बुवाई नहीं होती है। डिवलर से बुवाई नहीं होती है, तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, धान की। डिवलर से बुवाई नहीं होती है तो धान की बुवाई नहीं होती है, जबकि गेहूं की, चना की तथा बाजरा की, इन सब की बुवाई जो होती है वो डिवलर से होती है। किससे होती है? डिवलर से होती है। किसकी नहीं होती है? किसकी नहीं होती है? तो धान की नहीं होती है। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। सिंचाई की कटाऊ पानी विधि है। सिंचाई की कटाऊ पानी विधि है, तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए, अपलावन विधि या प्रवाह विधि। कौन सी विधि? अपलावन विधि या प्रवाह विधि। तो ऑप्शन ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 क्या दिया है? बल का एसआई मात्रक है। बल का एसआई मात्रक है, तो सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी, बल का एसआई मात्रक होता है न्यूटन। क्या होता है? न्यूटन। जबकि एमकेएस पद्धति में भी पूछ लिया जाता है क्वेश्चन कि एमकेएस पद्धति में बल का मात्रक क्या होता है। तो एमकेएस पद्धति में बल का मात्रक होता है किग्रा मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। किग्रा मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। एमकेएस पद्धति में कार्य का मात्रक होता है। एमकेएस पद्धति में कार्य का मात्रक होता है, तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ये गलत लिखा है, जल नहीं, यहाँ पर होगा जूल। क्या होगा? जूल। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जूल। यहाँ पर हम ऊ की मात्रा लगा लेते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। किसी वस्तु में गति के कारण कार्य करने की क्षमता। किसी वस्तु में गति के कारण, किसके कारण? गति के कारण कार्य करने की क्षमता को क्या कहते हैं? मैंने आपको अपने लेक्चर में बताया है कि गति के कारण जो ऊर्जा उत्पन्न होती है या गति के कारण कार्य करने की क्षमता को हम क्या कहते हैं, ये मैंने अपने प्रीवियस लेक्चर में कंप्लीट बताया है और मैंने उसमें प्लेलिस्ट बना दी है। अगर आपने मेरी थ्योरी क्लासेस नहीं देखी हैं तो मैंने उसकी प्लेलिस्ट अपने चैनल पर बना दी है। आप मेरे चैनल पर जाकर
सभी प्लेलिस्ट देख सकते हैं और सबके आंसर और थ्योरी को एक आसान तरीके से पढ़ सकते हैं। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, गतिज ऊर्जा। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, गतिज ऊर्जा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। यांत्रिक लाभ होता है, यांत्रिक लाभ होता है, तो यांत्रिक लाभ बराबर होता है W+F। क्या होता है? W+F। ऑप्शन सी हमारा करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। इसको हम हिंदी में कहेंगे स्थितिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा प्लस गतिज ऊर्जा, प्लस गतिज ऊर्जा। स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा के योग को हम क्या कहते हैं? यांत्रिक ऊर्जा कहते हैं। इसे ही हम यांत्रिक लाभ भी कहते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। सरल मशीनें हैं, सरल मशीनें हैं, तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, घिरनी। धिरनी नहीं, घिरनी। सरल मशीनें हमारी कौन कौन सी होती हैं? तो ये हमारा इसका सही आंसर हो जाएगा घिरनी। क्या हो जाएगा? घिरनी। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16। वृक्षारोपण से भूमि का कटाव होता है। वृक्षारोपण से, वृक्षारोपण यानी कि पौधों के लगाने से भूमि का कटाव होता है। कैसे होता है? तो समान रूप से होता है, समान रूप से होता है। तो ऑप्शन डी हमारा करेक्ट हो जाएगा, वृक्षारोपण से भूमि का कटाव होता है समान रूप से। ऑप्शन डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17। बलुई दोमट मिट्टी में रेत की मात्रा होती है। बलुई दोमट मिट्टी में रेत की मात्रा होती है, तो इसमें रेत की मात्रा 60 से 80% तक होती है। 60 से 80% तक बलुई दोमट मिट्टी में रेत की मात्रा होती है। तो ऑप्शन ए हमारा करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18। नियमित खाद के प्रयोग से होती है, नियमित खाद के प्रयोग से होती है, तो ऑप्शन ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। नियमित खाद के प्रयोग से उपज की वृद्धि होती है। क्या होती है? उपज की वृद्धि, यानी कि पैदावार की वृद्धि होती है, पैदावार की वृद्धि होती है। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19। चिमटा उदाहरण है, चिमटा उदाहरण है, तो सही आंसर हो जाएगा इसका तृतीय श्रेणी का उत्तोलक। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, तृतीय श्रेणी का उत्तोलक। अब इसके कुछ और एग्जाम्पल देख लेते हैं। तृतीय श्रेणी के उत्तोलक में चाकू भी आता है। इसका उदाहरण क्या है? चाकू है, फावड़ा है, फावड़ा, झाड़ू, झाड़ू और सीढ़ी, ये सभी क्या आते हैं? ये सभी हमारे तृतीय उत्तोलक में आते हैं। जिस प्रकार से इसमें पूछ लिया गया है कि चिमटा उदाहरण है कौन से उत्तोलक का, उसी प्रकार से एग्जामिनर आपसे पूछ सकता है कि चाकू, फावड़ा, झाड़ू और सीढ़ी किस श्रेणी के उत्तोलक हैं। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 है, पुनः प्राप्त होने वाली नवीनीकरण ऊर्जा का स्रोत है। पुनः प्राप्त होने वाली नवीनीकरण ऊर्जा का स्रोत है, तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ज्वार भाटा की ऊर्जा। क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, ज्वार भाटा की ऊर्जा। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21। पुनः प्राप्त ना होने वाली अनवीनीकरण ऊर्जा का स्रोत है, जिसे हम पुनः प्राप्त नहीं कर सकते, जो हमें करोड़ों वर्षों बाद हमें प्राप्त होती है। ठीक है, तो इसको क्या कहते हैं? अनवीनीकरण ऊर्जा कहते हैं, व पुनः ना प्राप्त करने वाली ऊर्जा भी कहते हैं। तो सही आंसर हो जाएगा इसका कोयले की ऊर्जा। क्या होगा? कोयले की ऊर्जा। ऑप्शन ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 22। सौर ऊर्जा को सीधे विद्युत ऊर्जा में बदला जा सकता है। सौर ऊर्जा को सीधे विद्युत ऊर्जा में बदला जा सकता है, तो ऑप्शन डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। सोलर सेल के माध्यम से हम सौर ऊर्जा या सूर्य की ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट कर सकते हैं। ऑप्शन डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। क्लास अच्छी लगे तो लाइक भी कर दिया करें, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें और अपने दोस्तों में शेयर भी कर दिया करें, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को इसका लाभ मिल सके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 23। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 23। कार्य है, कार्य कौन सी राशि है? तो कार्य एक अदिश राशि है। कौन सी अदिश राशि है? कार्य क्या है? कार्य कौन सी राशि है? तो कार्य एक अदिश राशि है, जिसमें परिणाम तो होता है परंतु दिशा नहीं होती है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 24। ऊर्जा का एमकेएस पद्धति में मात्रक क्या होता है? ऊर्जा का एमकेएस पद्धति में
MKS पद्धति में मात्रक क्या होता है? तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जूल। ऑप्शन नंबर बी, ऊर्जा का MKS पद्धति में मात्रक होता है जूल। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 25। यांत्रिक ऊर्जा कितने प्रकार की होती है? यांत्रिक ऊर्जा कितने प्रकार की होती है? तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यांत्रिक ऊर्जा 2 प्रकार की होती है। कौन कौन सी होती है? तो स्थितिज ऊर्जा तथा गतिज ऊर्जा, तथा गतिज ऊर्जा। यांत्रिक ऊर्जा 2 प्रकार की होती, स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 26। ऊर्जा का प्रमुख स्रोत है, ऊर्जा का प्रमुख स्रोत है। तो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। ऊर्जा का प्रमुख स्रोत है सूर्य। ऑप्शन सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 27। 1 जूल होता है, 1 जूल होता है। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1 जूल होता है 1 न्यूटन गुणा 1 मीटर। क्या होता है? 1 न्यूटन गुणा 1 मीटर। 1 जूल बराबर होता है 1 न्यूटन गुणा 1 मीटर। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 28। निम्न में से सरल मशीनें हैं, निम्न में से सरल मशीनें हैं। तो ऑप्शन डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। सरल मशीनों में पहिया, घिरनी, पेंच ये सभी आते हैं। जबकि संयुक्त मशीनों में क्या आता है? तो संयुक्त मशीनों में सिलाई मशीन आती है, सिलाई मशीन आती है जो बहुत सी सरल मशीनों को मिलाकर बनाई जाती है। विभिन्न सरल मशीनों को आपस में मिलाकर जो मशीन बनाई जाती है उसको संयुक्त मशीन कहते हैं। क्या कहते हैं? संयुक्त मशीन कहते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 29। सीढ़ी किस उत्तोलक का उदाहरण है? सीढ़ी किस प्रकार का उत्तोलक का उदाहरण है? अभी मैंने आगे आपको पढ़ाया ही था कि तृतीय उत्तोलक का उदाहरण है। क्या है? तृतीय उत्तोलक का उदाहरण है। इसमें और उदाहरण क्या थे? चिमटी थी, चिमटा था, ठीक है। चिमटी, चिमटा, चाकू ये सभी क्या है हमारे? चाकू, फावड़ा ये सभी हमारे क्या हैं? तृतीय उत्तोलक के उदाहरण हैं। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 30। अमाशय में पाया जाने वाला एंजाइम है, आमाशय में पाया जाने वाला एंजाइम है, आमाशय में पाया जाने वाला एंजाइम है। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पेप्सिन। आमाशय में पाया जाने वाला एंजाइम हमारा क्या है? पेप्सिन है। क्या है? पेप्सिन है। तो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 31। शर्करा का नियमन करने में सहायक हार्मोन्स होता है। शर्करा का नियमन करने में कौन सा सहायक हार्मोन्स होता है? तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इंसुलिन। शर्करा का नियमन करने में सहायक हार्मोन्स होता है इंसुलिन। तो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 32। कैल्शियम तथा फास्फोरस के नियमन का कार्य करता है। कैल्शियम तथा फास्फोरस के नियमन का कार्य करता है। कैल्शियम तथा फास्फोरस के नियमन का कार्य करता है। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पैराथॉर्मोन। पैराथॉर्मोन ऑप्शन ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 33। जल में घुलनशील है, जल में घुलनशील विटामिन कौन कौन से होते हैं? तो मैंने आपको बताया है विटामिन बी और सी। विटामिन बी और सी जो होते हैं वो हमारे जल में घुलनशील विटामिन होते हैं। तो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट हो जाएगा, विटामिन सी। इसी प्रकार से पूछ लिया जाता है कि वसा में घुलनशील विटामिन होते हैं। वसा में घुलनशील तो कौन से होते हैं? ए डी ई के, ये हमारे क्या हो गए? ये हमारे वसा में घुलनशील विटामिन हो गए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 34। आप अपना स्कोर डिस्क्रिप्शन बॉक्स, स्कोर कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि आपके 50 में से कितने क्वेश्चन ठीक हुए हैं। ठीक है, आप जरूर बताएं जिससे आपको आपकी तैयारी का पता लगेगा कि आपको कितना आता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 34। दांतों की मजबूती के लिए आवश्यक होता है। दांतों की मजबूती के लिए आवश्यक होता है। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी,
कैल्शियम और फॉस्फोरस। कैल्शियम और फॉस्फोरस दांतों की मजबूती के लिए आवश्यक तत्व है, तो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 35। पैकेट का दूध संरक्षित किया जाता है। पैकेट का दूध संरक्षित किया जाता है, तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी, पाश्चुरीकरण के द्वारा दूध का पैकेट का दूध संरक्षित किया जाता है, तो पाश्चुरीकरण द्वारा पैकेट के दूध को का संरक्षण किया जाता है। ऑप्शन सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 36। परमाणु का समस्त द्रव्यमान निहित रहता है। परमाणु का समस्त द्रव्यमान निहित रहता है, तो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। न्यूट्रॉनों तथा प्रोटॉनों में, न्यूट्रॉनों तथा प्रोटॉनों में परमाणु का समस्त द्रव्यमान निहित रहता है। ऑप्शन बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 37। किसी तत्व का परमाणु क्रमांक बराबर होता है उसके परमाणु में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या। किसी परमाणु का जो परमाणु क्रमांक है, किसी तत्व का परमाणु क्रमांक बराबर होता है जब उसके परमाणु में प्रोटॉनों की संख्या उपस्थित होती है। क्या होती है? प्रोटॉनों की संख्या उपस्थित होती है। ऑप्शन बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 38। परमाणु के नाभिक में स्थित होते हैं। परमाणु के नाभिक में स्थित होते हैं, तो परमाणु के नाभिक में क्या स्थित होते हैं? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन मैंने आपको अपने लेक्चर में बताया है कि एक परमाणु, ये हमारा परमाणु हो गया, इसके अंदर जो केंद्रक होता है या नाभिक होता है, इसमें न्यूट्रॉन और प्रोटॉन उपस्थित रहते हैं और इसमें आवेश प्लस का होता है। इसके बाहर जो होते हैं कक्षाओं में, वो हमारे इलेक्ट्रॉन घूमते हैं। इन पर आवेश क्या होता है? इन पर आवेश ऋणात्मक होता है, जबकि हमारे केंद्र या फिर नाभिक पर आवेश क्या होता है? न्यूट्रॉन पर प्लस होता है, प्रोटॉन पर प्लस होता है तथा न्यूट्रॉन जो होता है वो उदासीन कण है। ठीक है, तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 39। निष्क्रिय गैस का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है। निष्क्रिय गैसों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है, तो निष्क्रिय गैस वह होती हैं जो अक्रिय होती हैं, जो रिएक्टिव नहीं होती है। ठीक है, जो किसी और से अभिक्रियाएं नहीं करती है, जिनका जो बाहरी कक्षा होती है, जिनकी जो बाहरी कक्षा या आउटर सेल होता है, बाहरी कक्षा पूर्ण भरित होती है। कैसी होती है? पूर्ण भरित होती है। इसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होती है? पूरी होती है। ठीक है, तो आपको पता ही होगा कि जो एक नाभिक होता है, आपको पता ही हो कि एक एटम में इलेक्ट्रॉन किस प्रकार से 2, 8, 8, 18 की फॉर्म में भर सकते हैं, और इनका जो आउटर इलेक्ट्रॉन का सेल होता है, आउटर, और इनका आंतरिक बाह्य कोश होता है जो पूर्ण भरित होता है, इसमें 8, 8 या फिर 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो सही आंसर हो जाएगा 2 और 8, ये पूर्ण भरित है। ठीक है, तो सही आंसर हो जाएगा 2 और 8। इसे हम निष्क्रिय गैस का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कहते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। द्रव्यमान का अंतर्राष्ट्रीय मात्रक है। परमाणु द्रव्यमान का अंतर्राष्ट्रीय मात्रक है, तो सही आंसर हो जाएगा इसका कार्बन 12। क्या है? कार्बन 12। परमाणु द्रव्यमान का अंतर्राष्ट्रीय मात्रक कार्बन 12 है। क्या है? कार्बन 12 है, तो ऑप्शन ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 41। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का सूत्र है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का सूत्र है, तो सही आंसर हो जाएगा CaOH का होल ट्वाइस। CaOH का होल ट्वाइस, इसको क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। इसी प्रकार से कुछ और फॉर्मूले देख लेते हैं, जैसे होता है NaCl, इसको हम कहते हैं सोडियम क्लोराइड, इसको हम कहते हैं सोडियम क्लोराइड। इसको हम घर में उपयोग होने वाला नमक भी कहते हैं। इसे हम घर में प्रयुक्त होने वाला नमक भी कहते हैं। इसी प्रकार से NaOH जिसको कहते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड। क्या कहते हैं? सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 42। भौतिक परिवर्तन में आता है, भौतिक परिवर्तन में होता है, तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पदार्थों के अणुओं में परिवर्तन नहीं होता है। भौतिक परिवर्तन में पदार्थ के अणुओं में परिवर्तन नहीं होता है।
तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 43, निम्नलिखित में से कौन सा प्रत्यावर्ती परिवर्तन है? निम्नलिखित में से कौन सा प्रत्यावर्ती परिवर्तन है? तो मोम का पिघलना, मोम का पिघलना हमारा प्रत्यावर्ती परिवर्तन है, मोम का पिघलना। बी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 44, निम्नलिखित में से कौन सा रासायनिक परिवर्तन है? निम्नलिखित में से कौन सा रासायनिक परिवर्तन है? तो कागज का जलना, कागज का जलना हमारा रासायनिक परिवर्तन है, कागज का जलना हमारा रासायनिक परिवर्तन है। इसी प्रकार से कोयले को पीसकर पाउडर की मात्रा में बदलना, ये हमारा कौन सा परिवर्तन है? ये हमारा भौतिक परिवर्तन है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 45, ज्वालामुखी का फूटना है। ज्वालामुखी का फूटना कौन सा परिवर्तन है? ज्वालामुखी का फूटना कौन सा परिवर्तन? तो सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अनियमित परिवर्तन। ज्वालामुखी का फूटना अनियमित परिवर्तन होता है। इसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 46, दिन और रात होना कौन सा परिवर्तन कहलाता है? दिन और रात का होना कौन सा परिवर्तन कहलाता है? तो सही आंसर हो जाएगा नियमित व प्राकृतिक परिवर्तन। नियमित व प्राकृतिक परिवर्तन होता है दिन और रात का होना। तो सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चैनल पर नए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, हमारी क्लास को लाइक भी कर दिया करें, या क्लास अच्छी लगे तो लाइक कर दिया करें, और कमेंट बॉक्स में अपना स्कोर जरूर बताएं कि आपके 50 में से कितने मार्क्स आए हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 47, पित्तरस बनता है, पित्तरस बनता है। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यकृत में। पित्तरस बनता है यकृत यानी कि लीवर में। किसमें बनता है? लीवर में। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 48, तृतीय श्रेणी का उत्तोलक का उदाहरण है। तृतीय श्रेणी के उत्तोलक का उदाहरण है, तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी हमारा तृतीय श्रेणी का उत्तोलक का उदाहरण है। इसी प्रकार से सरौता, ये हमारा द्वितीय श्रेणी का उत्तोलक का उदाहरण है। कौन सा? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 49। क्वेश्चन नंबर 49, अब हम लास्ट में पहुंचते जा रहे हैं, हमारे लास्ट ऑफ सेकंड क्वेश्चन बचा है। ठीक है, अब हम देखते हैं 49 क्वेश्चन। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में कौन सी गैस निकलती है? प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में कौन सी गैस निकलती है? तो सही आंसर हो जाएगा O2। सही आंसर हो जाएगा O2। ये गलत दिया है नीचे, सही आंसर हो जाएगा O2। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में O2 गैस निकलती है। अब हम प्रकाश संश्लेषण की क्रिया की रिएक्शन देख लेते हैं। जब CO2 H2O से रिएक्शन करता है, जब कार्बन डाइऑक्साइड जल से क्रिया करती है तो ऑक्सीजन गैस प्लस ग्लूकोज बनाती है। क्या बनाती है? ग्लूकोज। C6H12 C6 क्या बनाती है? इसमें प्रोडक्ट एक बार फिर से देखते हैं। जब कार्बन डाइऑक्साइड H2 यानी कि जल से क्रिया करती है तो ग्लूकोज बनाती है C6H12O6 प्लस O2 गैस को निकालती है। तो इसमें यही क्वेश्चन पूछा है कि प्रकाश संश्लेषण क्रिया में कौन सी गैस निकलती है? तो सही आंसर हो जाएगा हमारा O2। O2 ऑप्शन बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 50। ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है। एक तत्व के समस्थानिक में होते हैं, एक तत्व के समस्थानिक में होते हैं। समस्थानिक वो होते हैं जिनके परमाणु संख्या तो समान होती है लेकिन द्रव्यमान संख्याएं भिन्न भिन्न होती हैं। क्या होती हैं? जिनका परमाणु संख्या समान होती है लेकिन द्रव्यमान संख्याएं भिन्न भिन्न होती हैं। ऑप्शन ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। ये थी हमारी DLED सेकेंड सेमेस्टर की राजन सीरीज के 50 क्वेश्चन। इसके और क्वेश्चन हम पार्ट 2 में पढ़ेंगे। ये हमारा पार्ट 2 में पढ़ेंगे, ये हमारा पार्ट 1 है। ठीक है, तो नेक्स्ट पार्ट में हम देखेंगे इससे और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। उसके बाद हम अति लघु प्रश्न करेंगे और लघु उत्तरीय प्रश्न करेंगे। तो ये सीरीज हमारी डेली कंटिन्यू चलेगी, तो जुड़ना ना भूलें हमारे यूट्यूब चैनल टारगेट एग्जाम ओनली पे। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लिया करें और बेल आइकन को प्रेस कर लिया करें, जिससे आपको हमारी क्लासेस के टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन मिल सके। अब हम अपने फ्री बैच के बारे में देख लेते हैं। हमारे फ्री बैच का नाम है टारगेट फ्री बैच, जिसका हमने टारगेट रखा है 90+% का। इसमें हम समय देख लेते हैं, इसका टाइम पीरियड की कौन सा क्लास कितने बजे होता है। सुबह 10 बजे साइंस की क्लास यानी कि मेरी क्लास होती है, जिसमें हमारा साइंस का कंप्लीट सिलेबस हो चुका है। और अब हम क्या कर रहे हैं? अब हम प्रैक्टिस कर रहे हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर रहे हैं प्लस प्रैक्टिस कर रहे हैं। ठीक है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर रहे हैं प्लस प्रैक्टिस कर रहे हैं। सुबह 11 बजे हमारी अंग्रेजी की क्लास होती है। शाम को 4 बजे वर्तमान भारतीय समाज और प्रारंभिक शिक्षा, ये पेपर 1 है हमारा। ठीक है, शाम को 5 बजे प्रारंभिक शिक्षा के नवीन प्रयास यानी कि सेकंड पेपर होता है।
और शाम को 6 बजे मेरी ही हिंदी की क्लास होती है, शाम को 6 बजे मेरी ही हिंदी की क्लास होती है। तो इस क्लास से भी जुड़ना ना भूलें। और शाम को 9 बजे मैथ का सिलेबस कंप्लीट हो चुका है, इसकी भी प्रैक्टिस हो रही है। सर ने लगभग कोर्स कंप्लीट करा दिया, अब वो प्रैक्टिस कराएंगे। तो आप हमारी क्लासेस से ज़रूर जुड़ें। इस फ्री बैच को आप स्क्रीनशॉट ले लें, इस फ्री बैच का आप स्क्रीनशॉट जरूर ले लें, जिससे आपको हमारी क्लासेस के टाइम का पता हो। और आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे आपको हमारी क्लासेस के टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन मिल सके। थैंक यू।